आप सभी को राधे राधे। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त 2020 के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में प्यारे बच्चों जानने वाले हैं। कल 1 सितंबर को पूरे अगस्त महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको मैं पढ़ाऊंगा और आज शाम को सही 7 बजे आप लोगों को मैं हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। पूरे अगस्त महीने के शाम को 7 बजे मैं लाइव रहूंगा। इसके लिए आप प्लीज इस वीडियो को देखिएगा जरूर। इस वीडियो का पहला ही कमेंट पिन किया हुआ मेरा कमेंट होगा, उसके अंदर इस वीडियो का लिंक होगा। आप उस पर क्लिक करके पहले से ही प्लीज उसे लाइक कर दीजिएगा। मेरा इतना सा टारगेट है कि आप मेरे लिए प्लीज 100 लाइक तो वीडियो शुरू होने से पहले ही कर दीजिएगा। इतना तो आप मेरे लिए कर ही तो सकते हैं ना प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का पहला करंट अफेयर पढ़ने से पहले हम लोग क्या जानते हैं कि कल जो सवाल पूछा था उसका सही आंसर क्या है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से जवाब भी दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पर पहली बार एक साथ कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर पहली बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को जो है खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। मैंने आपको बताया भी होगा कि भारत में 5 खिलाड़ियों को जो है वो खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और इसमें इस बार अलग अलग 7 कैटेगरी में 74 खिलाड़ी और कोच को सम्मानित किया गया है। जबकि वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी का मतलब क्या है कि घर बैठे ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 74 की बजाय 60 खिलाड़ी और कोच ही शामिल हुए हैं। वैसे इन टोटल सभी खिलाड़ियों का लिस्ट का एक पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ पे सेंड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। सभी खिलाड़ियों की लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। इतने जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार आंखों से निकालना चाहें तो निकाल लीजिएगा, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी चीजें। लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही किस एथलीट्स कोच का हाल ही में निधन हो गया। बेचारे इनकी किस्मत गजब की माड़ी निकली भाई। इनका नाम है पुरुषोत्तम राय। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है पुरुषोत्तम राय। इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होना था। इनका नाम भी चयन हो चुका था और इन्होंने बेसिकली ना नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की ड्रेस के अंदर रिहर्सल के अंदर भी पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था। सारा काम तैयार हो गया था, एक दिन पहले ही जो है ये भगवान को प्यारे हो गए। 79 वर्ष की उम्र में इनका दिल का दौरा पड़ गया और इस वजह से ये जो है इस दुनिया में नहीं रहे। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस लिए दिया जाता है, खेल के जो प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको दिया जाता है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। मरने के बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को देने की घोषणा हुई है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। आप इनको तो जानते ही होंगे, आजकल तो खैर टीवी चला लीजिएगा तो इन्हीं की तो न्यूज होती है, एक रिया चक्रवर्ती और एक सुशांत सिंह राजपूत। इनको 2021 में जो है वो ये अवार्ड मिलेगा। हालांकि इसकी कोई डेट अभी फाइनल नहीं हुई है कि ये अवार्ड्स होंगे कब और इनको ये मिलेगा कब, लेकिन फिलहाल के लिए इनको चुन लिया गया है मरणोपरांत। एक इंग्लिश वोकैब का वर्ड है पोस्थुमस बोलते हैं, जो कि मरने के बाद जिसको भी जो अवार्ड जो है दिया जाता है। पर्यावरण पर नुकसान के मामले में NTPC, IOC और BPCL सहित अन्य सरकारी कंपनियों पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये जुर्माना लगा है 400 करोड़ रुपए का। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। देखिएगा पर्यावरण पर नुकसान के मामले में जो NTPC है, IOC है, BPL है, ये जो एक मुख्य कंपनी है, इसके अलावा भी और कंपनियों पर तकरीबन ओवरऑल 400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सर ये जुर्माना लगाया किसने है, तो ये जुर्माना लगाया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में से NGT भी याद कर सकते हो। NGT ने ये जुर्माना लगाया है। सर किस लिए लगाया है, पिछले 5 वर्षों में पर्यावरण को जो हुए नुकसान है उसकी लागत वसूलने के लिए। अच्छा सर ये 400 करोड़ का जुर्माना लगाने से पर्यावरण का नुकसान हो गया तो कौन सी अब लागत वसूली जा सकती है। बिल्कुल, इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, फिर ये उतने ही रुपए के जो है पौधे वगैरह लगाते हैं या पर्यावरण को बचाने के अथक प्रयास किए जाते हैं इनके द्वारा। ठीक है सर, ये वो नुकसान पहुंचा कैसे
रहे हैं। देखिएगा सभी इंडस्ट्रीज का एक लेवल होता है कि इतने लेवल तक का मान लेते हैं कि कोई इंडस्ट्री है जहां से धुआं निकल रहा है, तो उसको कहा जाता है कि भाई तुम्हारी इस चिमनी की हाइट इतनी होनी चाहिए, इतना ही तुम धुआं निकाल सकते हो, यही तुम्हारा लेवल है। अब वो क्या करते हैं, वही बात है कि किसी ट्रक को वजन के लिए कहा गया है 1 टन तुम लेके जा सकते हो, लेकिन वो 2-2 टन लेके जा रहा है, 1.5 टन लेके जा रहा है। मतलब क्या है, घपलेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब घपलेबाजी होती है तो उन पे जुर्माना लगाया जाता है। ये जुर्माना लगाने का काम भारत में होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे। ये राज्य पे भी लगा सकता है, ये किसी संस्था पे भी लगा सकता है। और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, और इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। एक एक्ट था आपका पर्यावरण एक्ट 2010 का, उसके तहत इसकी स्थापना हुई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 और 2020 के आंकड़ों में हुई हेराफेरी की वजह से प्रकाशन पर जो है वो रोक लगा दी है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 और 2020 के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद में ये पता लगा है कि उसके अंदर जो है भ्रष्टाचार हुआ है, हेराफेरी हुई है बहुत ज्यादा, तो उसी वजह से जो है पब्लिकेशन पे रोक लगा दी है। नई रैंकिंग की पब्लिकेशन पे रोक लगा दी है वर्ल्ड बैंक ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसमें बहुत सारी हेराफेरी हुई थी, जैसे अक्टूबर 2019 में जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की रैंकिंग 14th नंबर जो है वो ऊपर उठ के 63 नंबर पे आ गई थी, जबकि पिछले 5 सालों में इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 79 जो है वो सुधार हुआ है। तो मतलब गड़बड़ दिखी है, कहीं ज्यादा कहीं कम, किसी भारत में किसी और देश में भी जो है काफी सारी हेराफेरी देखी गई है यहाँ पे। तो इसी वजह से फिलहाल के लिए जो है डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 और 2020 के आंकड़ों में जितने भी आपकी हेराफेरी हुई है उनको अभी जो रिपोर्ट पब्लिश करने में वर्ल्ड बैंक ने रोक लगाई। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही है। मेंबरशिप कितनी है, 189 कंट्रीज है, और उसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। ध्यान देना यहाँ पे बच्चे कई बार गड़बड़ करके 1945 लगा देते हैं, ये ऑप्शन ना हो तो 45 लगा सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन 44 हो तो 44 बिल्कुल ठीक आंसर है, 100%। 30 अगस्त को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग, तो 30 अगस्त को दुनिया भर में दिवस मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। कौन सा, अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे के रूप में इसे मनाया करते हैं हम लोग। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी छोटे छोटे बिजनेस है उनको बढ़ावा देना, बेरोजगारी को कम करना, या बेरोजगार जितने भी है उनको रोजगार देना, ठीक है। और भारत जैसे देश के अंदर एक आर्थिक विकास एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है भारत की आर्थिक गतिविधि के अंदर। अगर छोटे छोटे उद्योग बहुत ज्यादा होते तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी आर्थिक गतिविधि जो है उसमें तेजी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तरस रहे हैं कि उनके 15-20 हजार 25,000 30,000 का काम मिल जाए पर मंथ, तो वो भी बहुत अच्छी बात मानी जाएगी उनके लिए। तो Picodi.com द्वारा तैयार की गई प्रति महीने के औसत वेतन की 106 देशों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है। 106 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पे रहा है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि Picodi.com जो है इन्होंने एक लिस्ट तैयार की है, जिसके तहत क्या है कि हर महीने एवरेज जो सैलरी जो है वो कौन कौन देता है, कितनी देता है, कौन सा देश सबसे ज्यादा देता है, कौन सा देश सबसे कम देता है, या हमारे इंडिया का उसमें क्या नंबर रहा है। देखो 106 देशों की एक लिस्ट आई है, जिसमें स्विट्जरलैंड तो नंबर 1 पे रहा है, भारत इसमें रहा है 72वें नंबर पे, ठीक है, भारत रहा है इसमें 72वें नंबर पे। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो है तकरीबन $437 जो है वो मिलते हैं किसी भी व्यक्ति को। औसत मासिक वेतन है, मतलब हर महीने तकरीबन उसको 32,800 रुपए, ठीक है, ये औसत वेतन है। मतलब किसी का 60,000 होगा, किसी का 12,000 होगा, किसी का 1.5 लाख होगा, तो उस हिसाब से एवरेज निकाल के भारत के जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको 32,800 रुपए हर महीने औसत के रूप में दिया जाता है। अच्छा सर, स्विट्जरलैंड का आपने सबसे ज्यादा बताया, तो कितना मिलता होगा, उनका मिल रहा है तकरीबन $6,000। आप यूं पूरा कहें अच्छे तरीके से तो वैसे है $5,989 है, मतलब 4.5 लाख रुपए के आसपास, 4,49,000 रुपए मिलते हैं मासिक वेतन के रूप में।
इस लिस्ट में लग्जमबर्ग है वो दूसरे स्थान पे आता है, तकरीबन 3 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, वहां पे तकरीबन 2,64,000 के आसपास या 2.5 लाख, आप राउंड फिगर में याद कर सकते हैं। सर इस लिस्ट में सबसे नीचे कौन सा है, तो इस लिस्ट में सबसे नीचे है क्यूबा, वहां पे तकरीबन $36 ही, सिर्फ 2700 रुपए मासिक वेतन एक एवरेज है, तो काफी गरीबी का यूं समझिएगा आप लोग सबब है वहां पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की यहाँ पे, क्योंकि नंबर 1 स्विट्जरलैंड रहा है। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, करेंसी स्विस फ्रैंक है और पॉपुलेशन 85.7 लाख है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए आईआईटी एलुमनाई परिषद ने किस देश के साथ साझेदारी की है। यह समझौता साझेदारी हुई है रशिया के साथ में। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आत्मनिर्भर अभियान को अग्रसर करने के लिए, उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यह आता है कि ये क्वांटम कंप्यूटर ही क्या होता है। देखिएगा ये प्यारे बच्चों, सुपर कंप्यूटर के मुकाबले काफी गुना तेज होता है। ये 1 सेकंड के अंदर 20 लाख हजार करोड़ गणना जो है वो कर सकता है। वैसे गूगल ने पिछले साल ही इसे बनाया था और गूगल ने यह दावा किया था कि इसने 2 सेकंड का लगभग टाइम लिया था 20 लाख हजार करोड़ की गणना को पूरा करने के लिए। थ्योरेटिकल 1 सेकंड बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखा तो 2 सेकंड का टाइम लग गया, पर कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसे सुपर कंप्यूटर को पूरा करने के लिए जो है बहुत टाइम लग सकता है, काफी टाइम लगेगा, काफी सारे सेकंड भी लग सकते हैं, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटर जो है इसे क्यूबिक के रूप में जो है डेटा ये स्टोर करता है और बहुत तेज कंप्यूटर, यूं समझिएगा आप लोग। इसकी गति को समझना अभी के लिए जो है पॉसिबल नहीं है। आने वाले टाइम में अगर ये समझौता सक्सेस होता है तो ये इस समझौते की वजह से भारत में सटीक मौसम की भविष्यवाणी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए बहुत सारी नई टेक्निक होगी, नए नए सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में नई नई टेक्निक्स आएंगी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, ठीक है। नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, गुणवत्ता में सुधार आएगा। तो ये सभी काम जो है इस प्रोजेक्ट के तहत होंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो हमारा कंप्यूटर की स्पीड में ही खत्म होता जा रहा है और फिर गणनाएं वगैरह करने में भी टाइम तो खैर लग ही रहा है। रूस का जिक्र हुआ है ना, तो रूस को कैसे भूल सकते हैं। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। रूस की करेंसी क्या है, रशियन रूबल है। रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। करेंसी तो आपको मैं बता ही चुका हूं। और प्रधानमंत्री भी अगर आप याद करना चाहें तो प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल, ठीक है, मिखाइल, आप इतना याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दुनिया के अंदर रशिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि क्रिकेट द्रोण नामक किताब भारत के निम्नलिखित में से किस कोच पे आधारित है। क्रिकेट द्रोण नामक किताब जो है वो भारत के वासुदेव जगन्नाथ परांजपे कोच पे आधारित है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे ये, ठीक है। और इन कोच के जीवन पे आधारित ये किताब है, ठीक है। और इस किताब को लॉन्च किया जाएगा 2 सितंबर 2020 को। इस किताब को वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान में राष्ट्रीय चयनकर्ता के जो अध्यक्ष आप कहिएगा, जिनका नाम है जतिन परांजपे, उनके साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा ये किताब लिखी गई है और इसे पेंगुइन प्रकाशन द्वारा जो है वो प्रकाशित किया गया है। इस किताब के बारे में अगर बात करें तो इस किताब में सुनील गावस्कर हुए, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जैसे महान क्रिकेटर के करियर को आगे बढ़ाने में परांजपे के प्रभाव के बारे में बताया है। और इस किताब में उन लोगों द्वारा काफी अहम होगी जिन्होंने अपनी करियर में भी कभी न कभी जो है वासुदेव परांजपे के साथ रहे हैं। इस किताब में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर के ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे युवा लेखक कौन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है मेरी के लुकास रिजनेवेल्ड। डी ऑप्शन सही है, मेरी के विकास रिजनेवेल्ड, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी। 29 साल की हैं ये और इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुई है और ये सबसे कम उम्र की लेखक जो है बन गई है। और इनको ये सम्मान जो है इनके पहले उपन्यास द डिस्क मोट ऑफ इवनिंग, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, इसके लिए ये मान बुकर पुरस्कार जो है इनको मिलने वाला है। हालांकि ये मान बुकर नहीं, बुकर पुरस्कार है। बाकी मिलने वाले पुरस्कार से थोड़ा सा ये अलग है, हल्का सा अलग है यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग कैसे है, क्योंकि इसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास और अधिक से अधिक प्रकाशन और उसमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना है बस। ये नीदरलैंड की है, 29 साल की है, मारिके लुकास। और स्विट्जरलैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका का जो है इनको दर्जा अभी वास्तव में वर्तमान में मिला है।
ये खिताब जो है ये हर साल किसी भी भाषा में काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है और जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड के अंदर हुआ हो तो उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, अगली बात हमारी है कि आप लोगों के लिए सवाल पूछना है कि नीला हेलमेट वर्ड जो है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, विस्तार से बताइए। सड़क दुर्घटना से, अग्नि सेवा से, पर्यावरण कार्यकर्ता से या संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। शाम 7 बजे लाइव आना बिल्कुल